ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल ट्रेंड्स। बराबर है, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। बराबर, तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन जो है वहां से हम लोग क्या सीखेंगे, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर किस टाइप के हाइड्रेट्स बनाते हैं, ये पहली बात। यानी कि H2E, E यानी कि ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स इन विच E विल बी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो इस टाइप के यहाँ पर आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। बराबर है, मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है H2O से H2TE, सबसे पहली बात। बराबर है, सबसे पहली बात क्या है बेटा कि भाई H2O से H2TE तक एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बराबर, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे जाता है, तो आप देखो कि डिसोसिएशन करवा देंगे हम लोग। जनरली मैं लिखूं अगर H2E, तो पहला जब H+ निकलेगा तो क्या बाकी रहेगा, He- ऐसा बनता है। H2E में से H+ और He-, जैसे H2O होता तो H+ एंड OH- ऐसे। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब हम लोग He- का डिसोसिएशन करेंगे तो H+ और E-2, ये यानी कि ये डायप्रोटिक एसिड है। ये सारे के सारे जो है बेटा, दिस हाइड्राइड्स आर बेसिकली डायप्रोटिक विक एसिड्स। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि इसके विक एक्वस सॉल्यूशन में वो 2 बार डिसोसिएट होता है और उसमें एक बार He- मिलता है और एक बार E-2। बराबर, इसके बेसिस पे एसिडिक प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डायप्रोटिक है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी कि सबसे वीक एसिड कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि H2O, फिर कौन सा आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, H2O के बाद H2S लेस देन H2SE लेस देन H2TE। बराबर है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे हैं दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो लिखी हुई है, इस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन जनरली इसका हाइड्रेट जो है बेटा इतना वेल नोन है नहीं, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई प्रैक्टिकल डेटा मिलता नहीं है। सो वी आर मूविंग ऑन दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब समझो कि टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो हाइड्रोजन तो वही रहेगा, लेकिन E जो है, E यानी कि एलिमेंट, वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम कोई ना कोई होगा। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, हाँ या ना। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगी कि यहाँ पर बॉन्ड जो लेंथ है, बॉन्ड की जो लंबाई है, वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी। He बॉन्ड एंथैल्पी, बराबर, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाने से क्या होगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, He बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था और इसमें जो हाइड्रोजन और टेलोरियम के बीच में जो बॉन्ड था, तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड एंथैल्पी कब डिक्रीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब द एंथैल्पी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस एक्सटेंसिव बॉन्ड। बराबर है, वो तो आपकी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, यानी कि यहाँ पर सबसे कम है। इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो सकता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग टॉप टू बॉटम जब हाइड्रेट्स के अंदर जाएंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है, व्हाई द एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस। बराबर है, तो वी नो दैट कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसके बेसिस पे समझा सकते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है वो कम होती जाएगी। वी कैन से दैट बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीजेस। जैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी तो वहां पर H जो है, H और E के बीच में जो बॉन्ड है वो इजीली वहां से टूटेगा। बराबर, becomes easier to cleavage the bond and that's why tendency to release the hydrogen। बराबर है, हाइड्रोजन और E के बीच में
जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो टेंडेंसी टू रिलीज द हाइड्रोजन इज वेरी इजी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट H इज रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस। क्लियर? दूसरी बात, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। बहुत ही सिंपल सी बात है, H2O से H2PO यानी कि पानी से लेकर H2PO तक जो जा रहे हैं हम लोग, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो है बेटा डिक्रीज हो रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी और कुछ भी नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी जो हाइड्रेट्स की है डिक्रीज हो रही है। वो हम लोग देख सकते हैं कि भाई H2TE जो है वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी डीकम्पोज हो जाता है। तो सीधी सी बात है ना, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम वापस वही कहानी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बराबर है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो लंबी हो जाएगी, उसको क्लेवेज द बॉन्ड विल बी इजीली टेकन प्लेस, एंड दैट्स व्हाई द थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम ही रहेगी, लेकिन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो H+ का निकालना इजी हो जाएगा वो, और बेसिकली तुम्हें बता दो कि थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको यहां तक ही समझाना है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछने वाला है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पी ब्लॉक जो है सब लोग बोलते हैं रट्टा मारो, लेकिन मैं आपको रट्टा मारने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको हर एक छोटी बात बताऊंगा। थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज होगी। जनरली यहाँ पर H2PO लिखा हुआ है, लेकिन जनरली H2TE तक ही हम लोग जाते हैं। आप देख लो कोई भी रेफरेंस बुक के अंदर, वो टेल्यूरियम के हाइड्रेट्स तक की ही बात करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, तो उसकी बात हम लोग करेंगे कि यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो ऑक्सीजन के साथ है बहुत ही इजी है बेटा, बराबर। ये किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो आप अपने मन में सल्फर के ऑक्साइड सोचो। सल्फर के कौन कौन से ऑक्साइड्स आपके मन में तुरंत आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट्स इट। सल्फर की जगह ई रख दो, EO2 EO3 टाइप ऑक्साइड, यानी डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स आर देयर, बराबर है। अब ई क्या है, तो ई जनरली सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम है। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो याद करनी है, जैसे कि ओजोन और SO2 गैसेस है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही कंटेंट है। तो अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो आप अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें से लर्न कीजिए। SiO2 यानी सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है, बराबर है। दूसरा लिखा है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। क्यों? तो आप देखो, लेट अस टेक द एग्जांपल। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर +4 है। अब देखो सल्फर SO2 में जब +4 है, बराबर है, और SO3 में कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 2 6 -6 ये +6, तो यहां से यहां जाने की पॉसिबिलिटी है ना। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा क्या, सो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप खुद इसका सोच सकते हो। टेल्यूरियम ऑक्साइड जो है जनरली टॉप टू बॉटम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वेरिएशन आता है, हमने देखा हुआ है, बराबर है। टॉप टू बॉटम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आता है। टेल्यूरियम यहाँ पर भी +4 है, बराबर। लेकिन टेल्यूरियम के केस के अंदर जनरली वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो डिक्रीज होगा यानी रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी तो इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। सो यू कैन राइट डाउन दिस कि जो उसका नेचर है, बराबर, ऑक्साइड्स का रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है उसमें जनरली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो सल्फर से टेल्यूरियम जाते जाते डिक्रीज हो जाती है। सल्फर से टेल्यूरियम +6 की जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्लियरली आइडिया पता चल रहा है कि भाई वो डिक्रीज होगी
तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है डाइऑक्साइड का डिक्रीज ही होगा ना। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एंड दैट्स व्हाई टेलुरियम ऑक्साइड्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सो टेलुरियम ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वी कैन से ऑक्सीडेंट। तो यहाँ तक की कहानी है। एक और पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि SO3, SeO3 और ये ट्राइऑक्साइड है, ये तीनों के तीन ट्राइऑक्साइड है। ट्राइऑक्साइड का लिखा हुआ है एसिडिक इन नेचर, बराबर है। तो ये जो एसिडिक इन नेचर जो है बेटा वो आपको एज अ पॉइंट याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। यहां तक की बात है क्लियर। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब आप देखो, जैसे हमने ऑक्साइड्स में देखा, हैलाइड्स में भी वैसा है कि EX2, EX4, EX6 ये तीन टाइप के हैलाइड्स आपको मिलेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में। फिर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस। तो ये ऑर्डर है जो हमें याद रखना है कि स्टेबिलिटी जो है फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है। आप देख लो SF6 है, SF4 है, बराबर है। तो ये जो है फ्लोराइड के साथ सबसे स्टेबल हैलाइड्स बनाएंगे। हेक्सा हैलाइड्स आर ऑलवेज स्टेबल, हेक्सा हैलाइड्स जो है स्टेबल होते हैं। हालांकि ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है वो हैलाइड्स से बनाते हैं, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा +1, +2, +4, +6 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? +1, +2, 1, 2, 4, 6 कौन कौन से मिलेंगे आपको? 1, 2, 4, 6। जैसे आपने ऑक्सीजन का देख लो हैलाइड OF2, O2, F2 तो है ना +1, +2। सल्फर में देख लो SF4, SF6 तो यहाँ पर +4 और +6। इस तरह से पहला पॉइंट आप लर्न कर सकते हो। एक पॉइंट और ऐड करो कि +1, +2, +4 और +6 वाले हैलाइड्स आपको मिलते हैं। ओके, इसमें से जो ज्यादातर स्टेबल है, बराबर है, वो हेक्सा हैलाइड्स थोड़े ज्यादा स्टेबल रहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स जो है बेसिकली वो इस तरह से रहती है। दूसरी बात है जो हमें यहाँ पर सीखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। नेक्स्ट पॉइंट, अमंग हेक्सा हैलाइड्स हेक्सा फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल, बराबर है। हेक्सा हैलाइड जितने भी उसमें से हेक्सा फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है, तो ऊपर यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इजी है, समझाने की जरूरत नहीं है। फिर हेक्सा हैलाइड जनरली गैसियस फॉर्म में होता है और उसका हमें मालूम है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, और वो SF6 वाला याद करो केमिकल बॉन्डिंग, अपने आप पता चल जाएगा कि वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था। SF4 गैस है, ये MCQ के लिए है। SF4 गैस, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड लिक्विड है, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड सॉलिड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगा। ये टेट्राफ्लोराइड्स का इसका जो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, जिसमें एक बाजू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, वन इक्विटोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है 1, 2, 3 ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर Y और Y ये टेट्राहेड्रल और यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप देख सकते हो कि वन इक्विटोरियल पोजीशन। ओके, सो दैट इज एक्सियल पोजीशन। यहाँ पर Y लिख दो, यहाँ पर एक लॉन पेयर लिख दो, बराबर। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे एक लॉन पेयर रहेगा और इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन सकता है। इट इज लाइक अ सीसो स्ट्रक्चर, बराबर। SF4 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बराबर है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एक सीसो। तो ये हमने सीखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, आप देखोगे आपने सीखा हुआ है बेटा। तो उसके बाद डाइहैलाइड्स बना रहे जनरली ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ। ये सारी लाइन जो है आपकी इंटेक्स जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें से मेंशन की हुई है, तो वो याद करनी है। डाइहैलाइड्स में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे और करेंगे तो और उसमें डिस्कशन करेंगे। डाइहैलाइड्स में ब्रोमीन क्लोरीन है, यानी ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स मिलता है। जैसे अब एग्जांपल देखो तो H2F2, H2Cl2, Ac2Cl2, Ac2Br2, ये सारे एग्जांपल्स वहां पर मेंशन है। और एक और इक्वेशन दिया हुआ है कि Ac2Cl2 यानी 2x is equal to 2 तो x is equal to 1, यानी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये Ac2Cl2 इट गिव्स AcCl4। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, ये 2x is equal to 2 यानी +1 से +4 हुआ, यानी आप देख लो कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर कि भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, बराबर। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाला है इक्वेशन। बस इक्वेशन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये जो है कहानी खत्म होती है।
नाउ वी आर मूविंग ऑन द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन. ओके, okay students, so now we are discussing the anomalous behavior of oxygen. देखो ग्रुप नंबर 15 में हमने सीखा था कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से सबसे अलग है, बराबर. इसमें भी हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीजन जो है बाकी सारे एलिमेंट से कौन कौन से पैरामीटर में डिफरेंट होता है. तो जनरली कोई भी ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होती है, जैसे कि वो थोड़ा टेढ़ा होता है, बराबर है, थोड़ा सीधा होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन टेढ़ा जो है वो ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि पहली बात कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. उस ग्रुप के सारे एलिमेंट में वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा, बराबर है. बाकी तो फ्लोरीन है ही. दूसरी बात जो है उसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के अलावा और क्या होती है, बताओ बताओ. मैंने आपको नाइट्रोजन में बताया हुआ है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के अलावा और कौन सा रीजन वहां पर था? यस, स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज. वेरी गुड. एक और है, बराबर, कौन सी बताओ? यस, नो डी ऑर्बिटल, या तो ऐसा लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. तो मेन 3 ही रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन एनोमलस प्रॉपर्टी को शो करता है, बराबर. तो 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है सबसे पहला फिजिकल स्टेट. लिखते जाओ. फर्स्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट, बराबर है. फिजिकल स्टेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई वी नो दैट ऑक्सीजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, सो वी कैन राइट इट डाउन. ऑक्सीजन इज गैस at room temperature while all other elements are solids. ये सबसे पहला पॉइंट है. ऑक्सीजन जो है बेटा वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, और बाकी सारे मेंबर्स है जो वो क्या है, इस ग्रुप के जो है वो सॉलिड्स है, बराबर है. उसके बाद है एटोमिसिटी. सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं एटोमिसिटी. एटोमिसिटी में क्या है कि ऑक्सीजन जो है O2 इज डायटोमिक, वी नो दैट, बराबर. while other elements, all नहीं, while other elements suppose sulfur and selenium are octaatomic. ऑक्टाएटॉमिक का मतलब आपको जानते ही हो ना, S8 नहीं लिखते हो, S8 यानी कि ऑक्टाएटॉमिक. एटोमिसिटी 8 है, यहाँ पर एटोमिसिटी 2 है, बराबर. तीसरा पॉइंट जो है आप क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट विल बी नॉन मेटेलिक. और मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में क्या लिख सकते हैं? नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर. ये अभी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो आपको ये याद होना चाहिए. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, बराबर. तो टिपिकल नॉन मेटल है. ऑक्सीजन जो है बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कितनी है? 3.5 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, बराबर है. तो वो नॉन मेटल, बराबर है. फिर सल्फर की बताओ जरा. सल्फर की वैल्यू कितनी है? आप पीरियड टेबल में कहीं से भी ढूंढ के बता सकते हो, और थोड़ी सी वैल्यू याद होनी चाहिए. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.5. तो ये भी नॉन मेटल रहेगा. बट आफ्टर दैट मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस. इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो इस बात में भी वो अलग है. फोर्थ पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे बताओ जरा. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमने सीखा हुआ है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीजन शो -2, -1. ऑक्सीजन कौन कौन से शो करता है? -2, -1, 0, +1 एंड +2, बराबर है. -1/2 भी करेगा.
-2 किस में होता है जनरली, अभी अभी हमने सीखा था, बराबर है। ये रहेगा आपका H2O के अंदर, ये रहेगा H2O2 के अंदर, 0 रहेगा O2 के अंदर, +1 +2 यानी कि O2F2 और OF2, और ये रहेगा CO2 के अंदर। ये आपके नॉलेज में होना ही चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की वो बहुत ही जबरदस्त है। सल्फर ऑल्सो शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 इन सम एक्सटेंट। सल्फर भी कुछ हद तक, सल्फर जो एटम है बेटा, सल्फर भी कुछ हद तक हमें -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, लेकिन ज्यादातर सल्फर जो देता है वो +4 और +6 देता है। सल्फर और क्या देता है, +4 एंड +6 भी दे सकता है। और बाकी हमें मालूम ही है कि अदर एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप के डू नॉट शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है। इस ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स है ज्यादातर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, ऑक्सीजन करता है। बाकी सारे जो है उसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट, सो इट कैन नॉट एक्सपांड, बराबर है। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को या तो अपने जो एक्सपांशन यानी किया कि जैसे यहाँ पर डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बराबर, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट और यहाँ पर लिखो डी ऑर्बिटल एब्सेंट। तो ऑक्सीजन जो है बेटा, जैसे अभी मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीजन जो है उसमें एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, क्योंकि 2p की एनर्जी 3s की एनर्जी में वेरिएशन काफी है, थर्ड एनर्जी लेवल में जाना है। सल्फर में ऐसा नहीं है, सल्फर में 3s 3p 3d, तो 3p में से इलेक्ट्रॉन 3d में एक्साइट होकर जा सकता है। दैट्स व्हाई उसका जो है हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, sp3d sp3d2, तो ये सब कुछ ऑक्सीजन में नहीं होगा। सो इन दैट केस यू कैन राइट इट डाउन और रिमेंबर कि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, बराबर है। वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपांड ही नहीं कर पाएगा, तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादातर पॉजिटिव कौन सी, +4 और +6 जो है वो ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता है। सो दैट इज द रीजन कि ऑक्सीजन के अंदर +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं मिलेगी। फिर नेचर ऑफ कंपाउंड लिखो एक टाइटल, चलो फटाफट आगे, नेचर ऑफ कंपाउंड, बराबर, इतना पे मेंशन कर लिया वो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड। ओके, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर कंपाउंड। कंपाउंड किस टाइप के हो सकते हैं, वी नो दैट कि भाई ये आयनिक हो सकते हैं या तो कोवैलेंट हो सकते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज मोर आयनिक इन इट्स कंपाउंड, बराबर है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जनरली जो है वो आयनिक फॉर्म में रहता है, ऐसा नहीं कोवैलेंट में नहीं रहता है, लेकिन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। डाइनेगेटिव आयन जो है बहुत ही कॉमन है, डाइनेगेटिव आयनाइन जो है बाकी एलिमेंट में भी है लेकिन वो लेस कॉमन है। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट, बाकी सारे मेंबर्स जो है वो, तो यहां पर आप लिख सकते हैं बेटा कि भाई ऑक्सीजन में द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन इज, द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज आयनिक and covalent due to high electronegativity of oxygen, यानी और कोवैलेंट दोनों दिखाएंगे। एंड उसमें और एक चीज है O2 माइनस, यानी ये डाइनेगेटिव आयन है इसकी वजह से, बराबर। while all other elements mostly show covalent compounds, कंप्लीट करो इसको, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मूव कर रहे हैं 6 मल्टीपल बॉन्ड।
यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मल्टीपल बॉन्ड्स। तो हमें मालूम है ऑक्सीजन जो है उसकी एक तो एटॉमिक साइज छोटी है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है? पी पाई बॉन्डिंग, और वी कैन से मल्टीपल बॉन्ड। बेटा ऑक्सीजन जो है ना वो पी पाई करके मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जो है वो इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं ऑक्सीजन के जितने, तो वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन वो कौन से बॉन्ड बना सकते हैं? तो वो जनरली उनकी मल्टीपल बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है, इसमें मेन पार्ट क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड जो ऑक्सीजन बनाता है वो नीचे वाले एलिमेंट्स नहीं बनाते हैं, बराबर। तो मल्टीपल बॉन्ड जो ऑक्सीजन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कीटोन ग्रुप में आपने सीखा होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन यानी साइनाइड में भी था, बराबर। दिस टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग द मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेस, बराबर, डाउन द ग्रुप, फॉर्मिंग multiple bond tendency like p pi decrease down the group। बस इतना लिख लो, मल्टीपल बॉन्ड में हो जाएगा काम आपका, बराबर। एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। फिर हाइड्रेट्स के अंदर मैं नहीं सिखाऊंगा, हाइड्रेट्स हमने पढ़ा हुआ है। हाइड्रेट्स हमने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा, अगर ऑक्सीजन का हाइड्रेट्स देखें हम लोग, हाइड्राइड्स में क्या लिख सकते हैं कि H2O है, बराबर है। वी नो दैट वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, दैट इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। सो वी नो दैट between positively charged hydrogen and electronegative element of oxygen, there is the attraction force, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसी कुछ बातें जो है वो बाकी सारे एलिमेंट में नहीं होती है, यानी कि हाइड्रेट्स के अंदर आप यही सीखोगे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म्स H बॉन्ड। क्या लिख सकते हैं? Hydrides of oxygen form intermolecular H bond, while other elements do not। खत्म। हाइड्रेट जो है वहां पर हम लोग इतने से पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। और मैग्नेटिक नेचर जो है, एक और पॉइंट आप लोग मैग्नेटिक नेचर पे लिख सकते हो। लिख सकते हो आप, ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, O2 इज अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, while all others are diamagnetic in nature। तो यहां तक का पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। थैंक यू।